हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 3 है और इसका नाम है आरबीआईज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पूरा समझेंगे क्या इसकी कंपोजिशन होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की और कौन कौन से स्टेंसेस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अडॉप्ट करती है। तो अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इससे पहले हम आरबीआई से संबंधित 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। एक तो था आरबीआई से लेकर बेसिक इंट्रोडक्शन आरबीआई का, और एक लेक्चर था हमारा आरबीआई के की इनिशिएटिव से संबंधित, आरबीआई की इनिशिएटिव्स। तो आपने इन पीडीएफ्स को पढ़ लिया होगा और वीडियोस देख ली होंगी। इनको रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है उसे फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी हम देखेंगे क्या मतलब हुआ इसका बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का। और ये जो मीटिंग्स होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ये एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर होनी चाहिए। एक साल में कम से कम 4 बार होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि एक क्वार्टर में एक बार। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, ठीक है। तो 3 महीने में एक बार होनी चाहिए और इसका मतलब क्या हुआ, एक साल में 4 बार ये मीटिंग होनी चाहिए। और ये क्या, अब जो इस मीटिंग में फैसले लिए गए हैं, उस मीटिंग के जो फैसले हैं उनको फिर पब्लिश करती है अपनी साइट पर, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा की जाती है। अब आपको बता दें, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है या कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। किस सेक्शन के तहत, किस एक्ट के तहत? तो सही आंसर है इसका सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, जिसे 2016 में अमेंड किया गया। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट चीज़ आप ये देखिएगा, सेक्शन 45ZB सेम सेक्शन, ये कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मेन आप कार्य कहेंगे वो ये भी होता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखे। इस तरह के स्टेंसेस अपनाए कि जो इन्फ्लेशन है वो काबू में रहे, ठीक है, काफ़ी हाई इन्फ्लेशन ना चली जाए। अब देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कंपोजिशन हम देख लेते हैं। 6 मेंबर होते हैं इसमें। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 29 सितंबर 2016 को। कब अस्तित्व में आई? 27 जून 2016 को। 6 मेंबर्स इसमें होते हैं। 3 ऑफिशियल्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कोई भी नॉमिनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो ये 3 एक्सटर्नल मेंबर्स नॉमिनेट किए गए हैं, ये एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो रीअपॉइंटमेंट को नहीं मिलती है, ये 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ईच मेंबर ऑफ द एमपीसी हैज़ 1 वोट। 6 मेंबर हैं, हर एक का जो है 1 वोट होता है यहाँ पर, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर ऐसा हो जाए कि इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाएं, ठीक है, तो गवर्नर जो हैं आरबीआई के, वो अपना जो है वोट कास्ट करते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं गवर्नर ऑफ द आरबीआई हैज़ अ सेकंड और कास्टिंग वोट। अब आपको ये जानना चाहिए, जो भी एमपीसी है ये हर अपनी मीटिंग के बाद जो भी इन्होंने फैसले लिए हैं उनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताती है। और जो भी इस मीटिंग में इन्होंने फैसले लिए हैं वो 14th डे, जैसे आज इन्होंने फैसले लिए, इनकी कॉन्फ्रेंस हो गई या इनकी मीटिंग हो गई, उसके 14 दिन बाद ये जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी एमपीसी मीटिंग में इन्होंने फैसले किए हैं, उसको पब्लिश किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि क्या रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया एमपीसी के द्वारा, और जो वोट ऑफ ईच मेंबर है रेजोल्यूशन में कितना रहा, कि 4:2 से अपनाया गया या फिर 5:1 से अपनाई गई है मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिसीजन लिए हैं, और स्टेटमेंट ऑफ ईच मेंबर ऑन द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड। अब 6 मेंबर हैं, 6 ने जो जो अपने विचार दिए हैं, अपने व्यूज़ जो दिए हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर, वो भी पब्लिश किए जाते हैं। द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज वेटेड एवरेज कॉल रेट WACR
विच इज़ अ वॉल्यूम वेटेड रेट ऑफ ओवरनाइट ट्रांजेक्शन अंडरटेकन इन कॉल मनी मार्केट। अब आप ये देखिए कि ये जो वेटेड एवरेज कॉल रेट है ये क्या होता है। देखिए वेटेड एवरेज कॉल रेट, इट इज़ द एवरेज रेट एच विच बैंक्स लैंड और बोरो फंड्स फ्रॉम ईच अदर इन द ओवरनाइट मार्केट ऑन अ वेटेड बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा एवरेज रेट है, ये एक ऐसा एवरेज रेट है जिस पर बैंक्स लैंड्स करते हैं यानी कि देते हैं, या फिर बोरो करते हैं या फिर उधार लेते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये एक ऐसा एवरेज रेट है। एक एवरेज रेट बना दिया कि इतना एवरेज रेट रहता ही है कि हम या तो किसी को लैंड कर रहे हैं या फिर हम बोरो कर रहे हैं। किसके लिए? ओवरनाइट, ओवरनाइट एक दिन के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉल रेट। अब यहाँ पर एक कॉल मनी मार्केट आपने देखा टर्म आई, तो कॉल मनी क्या होता है? बोरोइंग या फिर लैंडिंग ऑफ फंड्स फॉर वन डे। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल मनी। और यदि 2 दिन से 14 दिन के बीच की बोरोइंग या लैंडिंग हो उसको बोलते हैं नोटिस मनी। अब यहाँ पर आप कैश रिजर्व रेशो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है विच इमीडिएटली इम्पैक्ट द सिस्टम लिक्विडिटी। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है ताकि आपको यहाँ पर ही इससे थोड़ा लिंक हो जाए कैश रिजर्व रेशो का। अब देखिए कैश रिजर्व रेशो अगर इंक्रीज होगा तो बैंक्स को हायर बैलेंसेस अपना रखना पड़ेगा करंट अकाउंट में आरबीआई के साथ। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो मतलब बैंक का एक पोर्शन, बैंक को अपना एक पोर्शन कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। ठीक है, रिजर्व के रूप में। तब जब CRR कैश रिजर्व रेशो बढ़ेगा तो बैंक के पास लैंडिंग करने के लिए या देने के लिए फंड की कमी होगी, क्योंकि ज़्यादा तो उसने अब रिजर्व रख लिया। ठीक है, तो इसमें डाउन आएगा लैंडिंग में। तो उससे क्या होगा, जो लिक्विडिटी है, ठीक है, जो लिक्विडिटी है वो डिक्रीज होगी मार्केट में, क्योंकि उसके पास कम पैसा होगा देने के लिए। ठीक है, क्रिएटिंग लिक्विडिटी डेफिसिट इन द बैंकिंग सिस्टम। यदि CRR को डिक्रीज किया जाता है इसका मतलब बैंक के पास पैसा बढ़ा है और वो जो है लोन के रूप में देगा। आ रही है बात समझ में? इस तरह से कार्य चलता है। आगे देखिए, MPC members need to observe a silent period 7 days before and after the rate decision for utmost confidentiality। अब जब उनकी मीटिंग हो रही है तो उससे 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक एक साइलेंट पीरियड रहता है। ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे कि मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, ताकि मार्केट में उतार चढ़ाव ना आए इस वजह से। और आपको बता दें जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो होते हैं इस कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ठीक है, डिसीजंस आर टेकन बाय मेजोरिटी विद द गवर्नर हैविंग द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। टाई के केस में गवर्नर अपना वोट कास्ट करता है। कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द MPCs 4 मेंबर, 4 मेंबर्स होने ही चाहिए तभी जो ये मीटिंग है ये कंडक्ट करती है। कोरम मतलब मिनिमम प्रेजेंस होनी चाहिए इतने लोगों की, 4 लोगों की 6 में से। करंट मैंडेट ऑफ कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इज टू मेंटेन 4% एनुअल इन्फ्लेशन अंटिल 31 मार्च 2026। तो 31 मार्च 2026 तक जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% एनुअल बनाए रखनी है, ये इनका टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। हालांकि यहाँ पर 2 रेंज दी गई हैं कि अपर टॉलरेंस हो सकता है 6% और लोअर टॉलरेंस हो सकता है 2%, यानी कि 6% तक भी जा सकते हैं, 2% जा सकते हैं, लेकिन 4% आपका जो है मेन काम है यहाँ पर रखना है आपको पर एनम। Committee is answerable to the Government of India if the inflation exceeds the range prescribed for 3 consecutive quarters, Q1, Q2, Q3। अब इसमें जो है 6 से ऊपर चली गई, 6% से ऊपर इन्फ्लेशन रेट चला गया लगातार 3 क्वार्टर में, तो जो कमेटी है वो आंसरेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। और आप ये भी जानिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो भी डिसीजंस होते हैं वो बैंक्स पर बाइंडिंग होते हैं, उन्हें मानने पड़ते हैं। ठीक है, key decisions pertaining to the benchmark interest rate used to be taken by the governor of the Reserve Bank of India alone prior to the establishment of the committee। देखिए, जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं बनी थी उससे पहले जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वही अकेले डिसीजन लिया करते थे इन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट से संबंधित। ठीक है, जब रिजर्व रेशो हो गया और रिवर्स रेशो हो गया, रिवर्स रिजर्व रेशो हो गया, ठीक है, SLR, ये सब बैंक रेट। ठीक है, तो इन सब से संबंधित जो भी डिसीजन लिया करते थे वो गवर्नर ऑफ आरबीआई लिया करते थे। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना हुई, सबसे पहले प्रपोज किया गया था उर्जित पटेल कमेटी ने 2013 में इस कमेटी के लिए, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हेल्प करता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। जो फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है आरबीआई का, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, ऑपरेशनलाइज करता है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर बाई एनुअली जो है पब्लिश करता है, विच रिफ्लेक्ट्स एन असेसमेंट ऑफ द सब कमिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑन द रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से संबंधित इसमें आंकड़े रहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, बाई एनुअली इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण ये आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या क्या स्टैंसेस लिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। तो देखिए पहला है हॉकिश। अब आरबीआई ने अपनी, आपने देखा होगा कि जब भी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है तो उसमें बताता है कि हम अकोमोडेटिव पॉलिसी अपना रहे हैं या फिर हॉकिश या फिर डॉविस। तो हॉकिश की अगर हम सबसे पहले बात करें, इसका मकसद होता है इन्फ्लेशन को, टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक, यानी कि मकसद रहेगा कि इन्फ्लेशन जो है हमारा वो कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, ज़्यादा हाई ना भागे, ठीक है। तो ये हमारा मकसद रहता है हॉकिश स्टैंस पे। तो इसमें क्या करता है, हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट जो हैं उनको हाई कर देता है। अब देखिए बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट्स द बोरोइंग्स विल बिकम लेस अट्रैक्टिव। अब जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो बोरोइंग्स, ऑब्वियस सी बात है कि बैंक से जब आप बोरोइंग लेंगे तो वो आपके लिए जो है महंगी पड़ेगी, है ना। तो इसके कारण क्या होगा, मनी की कमी होगी, कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा परचेस नहीं करेगा, ठीक है, परचेस या करेगा तो कम करेगा और लोन लेने से भी बचेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो लो हो जाएगी और एज अ रिजल्ट लो डिमांड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड टेंड टू स्टेबलाइज। लो डिमांड के कारण जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। पहले काफ़ी महंगे चल रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, पर अब डिमांड ही कम है तो उनके जो प्राइसेस हैं वो अपने आप स्टेबलाइज हो जाएंगे, थोड़े नीचे आने शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। और इससे क्या होता है, अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं ना तो हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो भी मजबूत होती है। दूसरा आता है डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी इंस्टेंस, इसका रिवर्स कर दीजिए, इसमें लो इंटरेस्ट रेट रहता है। तो इसका मकसद क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ाना, मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना, तो ये मकसद रहता है। तो लो इंटरेस्ट रेट अगर आरबीआई ने किया तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर क्रेडिट लेगा बैंक से, ठीक है, और पर इससे ये होता है कि कंट्री की जो करेंसी है वो वीक होती है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। लोअर इंटरेस्ट रेट से ये भी रहता है कि एम्प्लॉयमेंट में हाइक देखने के लिए मिलता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मैटर करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मैटर करता है और इस वाले में इन्फ्लेशन मैटर करता है या कंसर्न करता है। आगे देखिए, एज द डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं डॉविश की, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम किए गए हैं आरबीआई के द्वारा। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड राइज एंड इंक्रीज एंड वी ऑल नो दैट जनरल राइज इन प्राइस एंड गुड सर्विसेज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर दोबारा से इन्फ्लेशन का दौर आ जाएगा। इन्फ्लेशन हमेशा ही हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है, कभी कभी इकोनॉमिक ग्रोथ को वापस लाने के लिए इन्फ्लेशन भी ज़रूरी है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अकोमोडेटिव। अब अकोमोडेटिव कब यूज़ होता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी स्लो डाउन चल रही हो। तो अब अकोमोडेटिव का मतलब होता है स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, मतलब आप इसको कह सकते हैं इसी का ही रूप है, ये डोविस मॉनेटरी पॉलिसी का ही रूप है। यहाँ पर भी मनी सप्लाई को बढ़ाना मकसद है, ठीक है। इसे इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। व्हेन द इकोनॉमी स्लोज डाउन द सेंट्रल बैंक कैन इम्प्लीमेंट अ अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। इट डज दिस बाय रनिंग अ सक्सेशन ऑफ डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। यानी कि आपने पहले क्वार्टर की आप मॉनेटरी पॉलिसी लेके आए, क्वार्टर सेकंड की मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आए, यहाँ पर भी आपने रेट डिक्रीज़ किया, यहाँ पर भी आपने रेट डिक्रीज़ किया। तो इसका मतलब हो गया आप सक्सेशन में आपने जो है इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ किया है और जो
जो बैंक से आपका जो फंड लेना है वो चीपर हो गया है, वो चीपर हो गया है। तो इससे क्या हुआ, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ी है। तो इससे क्या होता है, स्पेंडिंग बढ़ती है कंज्यूमर की ओर से। अब है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में आप नेम से ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों ही आरबीआई का टारगेट रहता है, ना तो वो रेट में कट करता है ना ही इंक्रीज करता है। ठीक है, स्टेटस को बनाए रखता है, स्टेटस को मतलब ज्यों का तो बनाए रखता है। नेक्स्ट है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। इसका मतलब है जो करंट रेट साइकिल है, ठीक है, उसमें कट करना, जो रेपो रेट है उसमें कट करना ऑफ द टेबल रहेगा। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग मीन्स ड्यूरिंग द करंट रेट साइकिल अ कट इन द रेपो रेट इज ऑफ द टेबल। यानी कि रेपो रेट में हम कट कर दें, हम उसको घटा दें, ये अभी हमारे विचार में बिल्कुल भी नहीं है। हाउएवर द रेट हाइक विल हैपन इन अ कैलिब्रेटेड मैनर। ठीक है, तो रेट हाइक होने की तो चांसेस हैं, लेकिन हम रेट को कट कर दें ये अभी पॉसिबल नहीं है। तो रेट को कट करना मतलब आपने मनी को बढ़ाया है, ठीक है, और ये इस चीज़ को मना कर रहे हैं कि रेट कट नहीं करेंगे। हालांकि रेट हाइक हो सकता है कैलिब्रेटेड मैनर में। तो रेट हाइक मतलब आप जो मनी सप्लाई है उसको मार्केट से सोक कर रहे हैं, ठीक है, उसको मार्केट से सोक कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं। दिस मीन्स सेंट्रल बैंक मे नॉट गो फॉर द रेट इंक्रीज इन एवरी पॉलिसी मीटिंग बट ओवरऑल पॉलिसी स्टैंसेस टिल्ट्स टुवर्ड अ रेट हाइक। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कह दिया कि रेट हाइक हम कर सकते हैं तो क्वार्टर फर्स्ट में भी रेट हाइक कर दिया, सेकंड में भी हाइक कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपना इंटेंशन बताया कि आगे आने वाले टाइम में रेट हाइक हम कर सकते हैं। दिस कैन हैपन आउटसाइड द पॉलिसी मीटिंग एज वेल एज इफ द सिचुएशन वारंट्स। तो आई होप आपको ये स्टेंसेस का समझ में आ गए हों। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग ये और जो पहले वाला है वो एक जैसा है, न्यूट्रल तो नाम से ही न्यूट्रल है, अकोमोडेटिव और डोविश मॉनेटरी पॉलिसी एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी संबंधित लेक्चर रहा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए बहुत मेहनत से ये बैच हमने शुरू किया है, क्योंकि करंट अफेयर्स की डेली पीपीटी मैं बनाता हूँ, फिर वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ, और ये बैंकिंग अवेयरनेस कहीं भी मैं पीपीटी बनाता हूँ फिर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेहनत बहुत लगती है इसमें। आपसे बस एक गुजारिश है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप जो भी देख रहे हैं आप सभी पेड स्टूडेंट्स हैं, आपने पे किया है इसके लिए अमाउंट, और आपका दिल से बहुत शुक्रिया कि आपने विश्वास दिखाया हमारे इस लेक्चर पर, हमारे इस कोर्स पर। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये नंबर है मेरा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 7037373579। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, और अगर आपको, माफ़ कीजिएगा, 7070, हाँ एक मिनट, 7037373579। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा व्हाट्सएप पर कि आपको ये पीडीएफ्स कैसी लगी हैं, ये लेक्चर हमारा कैसा लगा है, और जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इसको आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, लैंग्वेज कैसी है, सब कुछ बताइएगा। आपके अंदर एक विश्वास आया कि हाँ हम अब बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना। और इससे क्या होगा, देखिए हमारी रीच भी बढ़ेगी, मैं तो आपसे सीधी बात बताता हूँ, रीच बढ़ेगी। ठीक है, आपके जो रिव्यू होंगे हमारे पास आए हुए, वो ऑब्वियस सी बात है वो अपने चैनल पर भी शेयर करेंगे, टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस कोर्स में मेहनत लगी है तो ये और एस्पिरेंट्स को भी मालूम चले। ठीक है, तो आपके रिव्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए काफ़ी मेहनत लगी है, और ऑब्वियस सी बात है मेहनत किस लिए की जा रही है, ताकि हमारे पास भी कुछ रिसोर्सेज आ सकें, ताकि हम अपने इस कोर्स को आगे बढ़ा सकें। इसके बाद हमारा मकसद ये भी रहेगा कि हम कंप्यूटर को भी इस तरह का कोर्स एक कंप्यूटर के लिए भी चालू करें। ठीक है, और भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनके लिए चालू करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया है उस पर आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा।
बाकी आप जानते हैं, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। हमारी ऐप पर ही आपको ये मिल जाएगा इस कोर्स का, ठीक है। तो इसमें हम आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, क्विज़ को अटैम्प्ट कर लिया, तो आपका समझिए कि जो करंट अफेयर सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर क्विज़ हम डालते रहते हैं, कोई करंट न्यूज़ हो वो भी डालते रहते हैं, ठीक है। कोई जॉब नोटिफिकेशन आता है वो भी आपको यहाँ पर हम डालते रहते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।